Assalamualaikum dear students. Today I made this video on the topic of adsorption of acetic acid on charcoal for second year honors students. My name is Fawzia and I belong to the University of Karachi. So let's start with the general topic, that is adsorption. एड्सॉर्प्शन इज़ बेसिकली अ सरफेस फिनोमिना. ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कोई मटेरियल अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस मॉलिक्यूल के लिए, ताकि वो उसकी सरफेस के ऊपर आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाए. तो इस होल प्रोसेस को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन, because in absorption the bulk material involvement is present. तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि होल बल्क मटेरियल इन्वॉल्व होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी स्पंज को सोक कर दें वाटर में, तो होल मटेरियल ऑफ स्पंज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, राइट. तो देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना व्हाइल एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना. जब हम एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं तब हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज आती हैं, दैट इज़ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट. तो वो देख लेते हैं. एड्सॉर्बेंट बेसिकली एक ऐसा मटेरियल है जो कि एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए अपनी सरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि उसकी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर एड्सॉर्ब होना शुरू हो जाए. तो बेसिकली जो सरफेस प्रोवाइडर है वो आपके पास एड्सॉर्बेंट है, राइट. नाउ व्हाट इज़ एड्सॉर्बेट? एड्सॉर्बेट वो चीज़ है जो कि आके एड्सॉर्ब होने की कोशिश कर रही होती है सरफेस के ऊपर, ठीक है. ये सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और गैशियस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं. नाउ कम्स टू व्हाट द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. Here we have two different types of adsorption, that is physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption, as the name indicates, it involves the bonding that is depending on the weak van der Waals forces. यानी कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगा that will depend upon the weak van der Waals forces. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चारकोल की सरफेस के ऊपर अगर हम लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवाने की कोशिश करें, देन इट विल बी फिजिकली एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ charcoal. Here charcoal is adsorbent while nitrogen gas is adsorbate, right. Basically physical adsorption को हम physisorption भी कह सकते हैं. Now comes to what chemical adsorption. Chemical adsorption, as the name indicates, it involves the presence of bonding that depends on chemical forces, right. chemical bonds के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एड्सॉर्प्शन, यानी कि जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा आपके एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में, वो बेसिकली केमिकल नेचर का होगा. एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट विल हैपन इन द केमिकल बॉन्ड. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के दरमियान बेसिकली लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का. अब अगर हम चारकोल की सरफेस को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें और नाइट्रोजन गैस को एड्सॉर्ब करवाने की कोशिश करें, देन इट विल बी केमिकली एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट इज चारकोल. केमिकल एड्सॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं, जैसे कि हमने फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन कहा था, राइट. Now comes to what the characteristics of physical adsorption and chemical adsorption. फिजिकल एड्सॉर्प्शन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फिजिकल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है. फिजिकल फोर्सेस चूँकि वीक van der Waals फोर्सेस है, तो ये जो है वीक फिनोमिना होता है. जो आपके पास फिजिकल एड्सॉर्प्शन होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है मल्टी लेयर्स के ऊपर. इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एड्सॉर्बेंट है उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन हो गई एड्सॉर्बेट की, उसके बाद फिर दूसरी लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर तीसरी लेयर फॉर्मेशन, मल्टी लेयर एक फिनोमिना है ये. इसके लिए जो एनर्जी फॉर एक्टिवेशन है वो है 20 to 40 किलो जूल पर मोल, राइट. और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि चारकोल की सरफेस के ऊपर जब हम नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब करवाने की कोशिश करते हैं लो टेम्परेचर पर, तो वो फिजिकली एड्सॉर्ब होती है, जबकि जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वो केमिकली एड्सॉर्ब होती है, ठीक.
तो जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे और जितना लो टेम्परेचर रखेंगे उतनी ही तेज़ी से फिजिकल एड्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता रहेगा. Now comes toward the chemical adsorption. Chemical adsorption is basically depend upon the chemical forces, chemical bond formation. और chemical bonding हो रही है तो इसका मतलब है कि ये strong process है, strong bond formation होगी in between adsorbate and adsorbent. ये सिंगल लेयर फॉर्मेशन फिनोमिना है और इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन. तभी इसको हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है और हाई टेम्परेचर पर ही केमिकल एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होती है, इसलिए इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 40 to 400 किलोजूल पर मोल. नाउ कम्स टू द मेन टॉपिक ऑफ योर लैब, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. इस लैब में हमें एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में स्टडी करना और जिस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे वो आपके पास है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. आइसोथर्म बेसिकली हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि एड्जॉर्प्शन फिनोमिना में मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रही होती है, सिंगल लेयर फॉर्मेशन होती है, कभी फिसीज ऑप्शन होती है, कभी केमीज ऑप्शन होती है. सो हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोथर्म जो कि जिनकी डिफरेंट लिमिटेशंस है और जो कि डिफरेंट फिनोमिनास को जो है शो करवा रहे होते हैं. ठीक है. Now comes toward the Freundlich adsorption isotherm. Freundlich adsorption isotherm में आपके पास जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है x/m is equals to kp raised to the power of 1/n. Now what is x/m in this equation? x का मतलब है amount of adsorbate, ठीक है, और m is amount of adsorbent. So x/m is basically the ratio of amount of adsorbate to the amount of adsorbent is equals to k is the Freundlich constant, here P is the pressure and N is again Freundlich constant, right? अगर हम इस इक्वेशन को लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखें, मतलब हम दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर दें, तो देन दिस इक्वेशन विल बिकम log x/m is equals to 1/n log p plus log k. आपको मालूम होगा कि जो जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली प्लस में चेंज हो जाता है और जो आपके पास ऊपर पावर होती है वो उस टर्म के पीछे आ जाती है लॉग से पहले. ठीक है. तो बेसिकली इसी तरह से सिंपल लॉग अप्लाई किया गया है जो क्या ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरीके से आता होगा. नाउ कम्स टुवर्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. The object of this experiment is to study the adsorption of acetic acid by activated charcoal, and we have to also determine the Freundlich constant, that is K and N, by Freundlich isotherm. तो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको चारकोल दिया जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में और आपको उसकी सरफेस के ऊपर एसिटिक एसिड को एड्जॉर्ब करवाना है. दैट मीन्स इन दिस केस चारकोल इज़ एड्जॉर्बेंट एंड एसिटिक एसिड इज़ एड्जॉर्बेट. ठीक है. अब इसको इस फिनोमिना को करने के बाद हम इस पूरे फिनोमिना के ऊपर एक आइसोथर्म अप्लाई करेंगे दैट विल बी फ्रेंडलिक आइसोथर्म, और इस फ्रेंडलिक आइसोथर्म की कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ के एंड एन. तो पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हमने किस तरह से स्टार्ट करना है इस एक्सपेरिमेंट को. सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है. पहले मैं आपको बता रही हूँ कि 10 ml एसिटिक एसिड की 10% एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन किस तरह होगी. You have to take 10 ml of acetic acid for the preparation of 10% of acetic acid solution, and you will add 90 ml of water in it, right? तो बेसिकली ये आपके पास बन गया 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. अब आपके पास जो टोटल वॉल्यूम हो गया है रिएजेंट बॉटल के अंदर, जिसमें आपने 10 ml एसिटिक एसिड डाला, 90 ml वाटर डाला रिएजेंट बॉटल, उस रिएजेंट बॉटल के अंदर टोटल वॉल्यूम आपके पास हो गया लिक्विड का 100 ml. ठीक है. अब उस पूरे 100 ml में से आपने निकाला 10 ml सोल्यूशन. सही है. अभी मैं बात कर रही हूँ सोल्यूशन की. ठीक है. पूरा सोल्यूशन बन चुका है जिसमें 10 ml एसिटिक एसिड है, 90 ml वाटर है, 100 ml पूरा, और उस पूरे 100 ml में से आपने निकाल लिया 10 ml सोल्यूशन और उसको टाइट्रेट करवा दिया आपने विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल टाइट्रेशन प्रोसेस आपने परफॉर्म किया जो कि आप करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में. कैसे करते हैं आप? एसिड आप लेते हैं आपके कॉनिकल फ्लास्क में और ब्यूरेट में आपके पास होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. Few drops of phenolphthalein will be added in your conical flask and you will perform titration against sodium hydroxide. What will happen? You will stop the titration by the appearance of pink color. ठीक है. तो बेसिकली इस तरह से आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं. तो आपने 10 ml सोल्यूशन लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट टाइट्रेशन को परफॉर्म कर लिया. ठीक. तो अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि रिएजेंट बॉटल के अंदर अभी भी आपका रिमेनिंग जो सोल्यूशन है वो 90 ml है, राइट.
टाइट्रेशन को परफॉर्म करवाने के बाद आपका क्या काम होगा कि आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे एसिटिक एसिड की इन सोल्यूशन। ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग सिंपल C1V1 फार्मूला, जिसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता होगी, ब्यूरेट रीडिंग भी आपको मालूम होगी कि जो भी ब्यूरेट रीडिंग आपके पास आएगी। एसिटिक एसिड की का कितना वॉल्यूम आपने लिया है, वो 10 ml निकाला था अपने सोल्यूशन से, मतलब उस पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 10 ml था, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी वो आपके पास ईजिली आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो रिएजेंट बॉटल में जिसमें 90 ml ऑफ सोल्यूशन रिमेनिंग मौजूद है, उसके अंदर आप 1 ग्राम ऑफ चारकोल ऐड कर देंगे। अब चारकोल आपको मालूम है कि क्या है, एक एड्सॉर्बेंट है। अब एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, एसिटिक एसिड को अपनी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि उस सोल्यूशन के अंदर जो एसिटिक एसिड का कंटेंट है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा चारकोल की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड का कंटेंट आपकी रिएजेंट बॉटल में कम होना शुरू हो जाएगा और चारकोल की सरफेस के ऊपर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा एड्सॉर्ब करवाने के लिए अपनी रिएजेंट बॉटल को शेक करेंगे, और वो कितनी देर के लिए शेक करेंगे, एटलीस्ट 15 to 20 minutes। Then you will filter out the solution. After filtering the solution, what will happen? Charcoal will be separated from the solution. चारकोल सेपरेट तो हो गया, बट वो किस चीज़ को लेके सेपरेट हुआ सोल्यूशन से, एसिटिक एसिड को अपनी सरफेस पर लेकर रिमूव हो गया है सोल्यूशन से। ठीक है, तो अब आपके पास जो रिमेनिंग कंटेंट 90 ml बचा था जिसमें आपने चारकोल डाला था, उसमें से उसने क्या किया, एसिटिक एसिड को लेकर वो फिल्टर आउट हो गया, आपने फिल्टर कर दिया उसको। ठीक है, अब आप उस 90 ml में से 10 ml एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लेंगे और उसको अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करवाएंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा टाइट्रेशन का, आपको मालूम है। और फिर अगेन C1V1 का फॉर्मूला यूटिलाइज करते हुए यू विल फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। ठीक है, नाउ यू विल रिपीट द होल प्रोसीजर फॉर 20 ml ऑफ एसिटिक एसिड एंड 80 ml ऑफ वाटर। आई एम रिपीटिंग अगेन द होल प्रोसीजर। आप लेंगे 20 ml एसिटिक एसिड एंड यू विल टेक 80 ml ऑफ वाटर इन इट। व्हाट विल हैपन, यू विल प्रोड्यूस 20% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपके पास सोल्यूशन बन गया। अब आप उसमें से क्या करेंगे, अगेन 10 ml लेंगे, 10 ml लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगेन टाइट्रेशन कर परफॉर्म करवा देंगे। तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा किसका, बिफोर एडिंग चारकोल। ठीक है, अब आप इसमें 1 ग्राम चारकोल ऐड करवा देंगे। करवाने के बाद क्या करेंगे, शेक करेंगे 15 मिनट्स तक। शेकिंग के बाद फिल्टर कर लेंगे चारकोल को। चारकोल एसिटिक एसिड का कंटेंट लेके अपने ऊपर से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब जब वो रिमूव हो जाएगा तो आप जो मिक्सचर था आपके पास, जो 90 ml मिक्सचर बच गया आपकी रिएजेंट बॉटल के अंदर, उसके अंदर से आप 10 ml मिक्सचर लेके टाइट्रेट करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो दिस वॉल्यूम विल इंडिकेट आफ्टर एड्सॉर्प्शन। ठीक है, द होल प्रोसीजर विल बी परफॉर्म फॉर 30 ml एसिटिक एसिड 70 ml ऑफ वाटर एंड फॉर 40 ml एसिटिक एसिड 60 ml ऑफ वाटर, राइट। Now comes toward the calculation of this experiment. आपकी आसानी के लिए मैंने ये किया है कि यहाँ पे कैलकुलेशन को मेंशन कर दिया है और वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं। ठीक है, ताकि आप खुद से जब इसको समझें तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए और आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम काम करते हैं 10% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड के लिए, जिसमें आपने 10 ml एसिटिक एसिड का सोल्यूशन लिया था बीकर से। ठीक है, जिसमें आपने 10 ml एसिटिक एसिड सोल्यूशन के लिए बनाया था। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, बिफोर एड्सॉर्प्शन आपने टाइट्रेशन परफॉर्म की। तो उस वक्त आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन आई थी एसिटिक एसिड की, उसको मैंने शो कर दिया C0। ठीक, अब सिंपल यू विल परफॉर्म द फॉर्मूला ऑफ C1V1 C2V2। 0.1 कॉन्सेंट्रेशन हमने रखी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ये हम आपको बताएंगे खुद से। ब्यूरेट रीडिंग वो होगी जो कि आपकी टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की का वॉल्यूम, और 10 ml इज़ द वॉल्यूम टेकिंग बाय यू ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक, सारी वैल्यूज़ को आपने पुट किया। पुट करने के बाद आपके पास आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड बिफोर एड्सॉर्प्शन। अब आपने क्या किया, उसके अंदर 1 ग्राम एसिटिक एसिड के अंदर आपने 1 ग्राम चारकोल ऐड कर दिया था और उसको फिर शेक किया था, तो एसिटिक एसिड का कॉन्टेंट लेके चारकोल रिमूव हो गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि अब आप जब कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे दोबारा, तो उसमें चारकोल की वजह से, चारकोल के एड्सॉर्प्शन की वजह से एसिटिक एसिड का कंटेंट कम हो चुका हो। देख लेते हैं कैसे कम हुआ।
0.1 मोलर अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में ब्यूरोट रीडिंग, जो भी ब्यूरोट रीडिंग आए वो है 10, यानी कि आपने 10 ml एसिटिक एसिड लिया था, ठीक है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट रीडिंग जो है कम हो गया। कम क्यों हुआ है? जितना ज़्यादा एसिटिक एसिड होगा उतना ही ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कंज्यूम होगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बिफोर एब्जॉर्प्शन आपके पास एसिटिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा था तो ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूटिलाइज हुआ था, बट आफ्टर एब्जॉर्प्शन आपके पास एसिटिक एसिड का कंटेंट कम हो गया तो कम वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूटिलाइज हुआ। सेम विल बी फॉर कॉन्सेंट्रेशन। बिफोर एब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेशन विल बी हाई एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी लो। अब आपके पास ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन दोनों बिफोर एब्जॉर्प्शन की और आफ्टर एब्जॉर्प्शन की। अगर मैं बिफोर एब्जॉर्प्शन और आफ्टर एब्जॉर्प्शन की कॉन्सेंट्रेशन को आपस में माइनस करवा दूँ तो मेरे पास आ जाएगी वो कॉन्सेंट्रेशन जो कि चारकोल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुई होगी, ठीक है। तो मैंने दोनों को माइनस करवा के कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली वो वाली जो कि चारकोल की सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हुई। अगर मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को अमाउंट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? वी विल यूटिलाइज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, और वो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार यूटिलाइज किया हुआ होगा अमाउंट का, ठीक है। तो हमने वही वाला अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन जो पीछे निकाली थी अभी 8 एक्सपोनेंट -3 वो पुट की। 60 इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के लिए काम करें तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड लिखेंगे। 90 यहाँ पर मैंने क्यों रखा? क्योंकि आपके पास जो चारकोल आपने ऐड किया था वो रिमेनिंग 90 ml में ऐड किया था, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि ये बात याद रखिएगा कि रिमेनिंग 90 ml में हर रिएजेंट बॉटल के अंदर चारकोल ऐड हो रहा है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे वो आप 90 ml के साथ करेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1000। आफ्टर ऑपरेटिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक। अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है x ओवर m का, क्योंकि आपको याद होगा पीछे फॉर्मूला में सिर्फ x नहीं था, आपको x ओवर m फाइंड आउट करना था, तो आप x ओवर m फाइंड आउट कर लेंगे। m आपको मालूम है क्या होता है? अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, और x आपके पास पता है आपको क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट तो आप निकाल चुके हैं। अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट आपने कितना ऐड किया था? खुद ही ऐड किया था, कितना? 1 ग्राम, ठीक है। तो आपने इसको 1 ग्राम से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट द आंसर ऑफ x ओवर m। ऑब्वियसली सेम होगा 1 ग्राम से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब पीछे मैं बात कर रही थी, तो वो लोगैरिथम के साथ भी था और विदाउट लोगैरिथम भी था, ठीक है। तो अगर हम लोगैरिथम अप्लाई करेंगे तो log x ओवर m के लिए क्या करेंगे? सिंपल आप जो आपकी वैल्यू आई होगी x ओवर m की उसका log ले लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसमें एक चीज़ थी CE, log CE भी आपको फाइंड आउट करना है। तो log CE का CE को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सिंपल आपके पास जो CE आया है उसका log ले लेंगे तो आपके पास log CE आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर कैलकुलेशन विल बी फॉर 20 ml सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। बिफोर एड्सॉर्प्शन ऑफ आप C0 फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर एड्सॉर्प्शन ऑफ CE फाइंड आउट करेंगे। फॉर गेटिंग द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल यू विल just subtract these two C0 and C, ठीक है, these two concentrations. For converting the concentration into amount, you will utilize the formula of amount, that is amount is equals to molarity multiplied by molecular weight multiplied by volume divided by 1000. For finding out x over m, you will just divide it by the amount of adsorbent and it is 1 gram of charcoal. लॉग फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपल इसका लॉग ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम log P की जगह log CE रखेंगे जो कि हमने पीछे फाइंड आउट किया था। प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है तो इसलिए हम प्रेशर नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रख रहे हैं। प्रेशर कहाँ पे यूटिलाइजेशन होती है प्रेशर की? जहाँ पे आप गैशियस सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर मैं चारकोल की सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवा रही होती तो फिर मैं नाइट्रोजन गैस का प्रेशर रखती,
बट अभी मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ डील कर रही हूँ। टाइट्रेशन परफॉर्म किए मैंने, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे मैं प्रेशर की जगह कॉन्सेंट्रेशन रख रही हूँ, तो इसीलिए हमने पीछे लॉग सी ई का लॉग लिया, ठीक है। तो जो भी आपके पास लॉग सी ई की वैल्यूज़ आएंगी वो आप रखेंगे ऑन योर एक्स एक्सिस, और जो भी आपके पास log x over m की वैल्यूज़ होंगी यू विल पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑन योर y एक्सिस, ठीक है। देन यू विल प्लॉट द ग्राफ। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की लाइन आएगी। आपने पीछे देखा होगा कि जो भी इक्वेशन थी फ्रेंडलिक कांस्टेंट की, फ्रेंडलिक लॉ की, ये फ्रेंडलिक आइसोथर्म की, तो वो बेसिकली इंटरसेप्ट के साथ थी। लॉग के ए बेसिकली इंटरसेप्ट था, तो आपके पास इंटरसेप्ट वाला ग्राफ आएगा और यहाँ से आपको फाइंड आउट हो जाएगी लॉग के की वैल्यू, और जो आपके पास स्लोप होगा उससे आपको फाइंड आउट हो जाएगी 1/n की वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ से लॉग के फाइंड आउट करेंगे और स्लोप से आप फाइंड आउट करेंगे 1/n को। n कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सिंपल, आपको मालूम है कि स्लोप इज इक्वल टू 1/n है। जो भी स्लोप की वैल्यू होगी आप उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आपके पास सिंपल n की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन ही आपको आती है। लॉग केस कैसे फाइंड आउट कर देंगे, k का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।